हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। माय ऑडिबल इनविजिबल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल बा? कैसन बा? मौजन बा? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वानर सेना प्रेजेंट। मुकेश रिपोर्टिंग सर। इस बैच में अपने सैनिक स्कूल के बच्चे भी है क्या? सैनिक स्कूल झांसी वाले बच्चे भी है क्या? जय हिंद, क्या हाल चाल? कल लगातार 2 क्लास करने के बाद कितने बच्चे बेहोश हो गए थे? कितने बच्चों को चक्कर आ गया था और उन्हें लगा बस अब हम और नहीं पढ़ेंगे, अब हम इस मास्टर की शक्ल नहीं देखेंगे? कितने बच्चे ऐसे थे जो कल की क्लास करने के बाद, ठीक है, लगा उनको बस जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, अब नहीं पढ़ पाएंगे, ये मास्टर रोजाना गंदी सी शक्ल लेकर आ जाता है और हमें बोर करने लग जाता है। ठीक है, सैनिक स्कूल झांसी के बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मी शिव शिव, हाँ। बैच मैनेजर जितने भी बच्चे मीमी लिख रहे हैं, इनका मीमा मीमी मी कर दीजिएगा। तो बैच मैनेजर जितने बच्चे कह रहे हैं कि हमको कल की क्लास में ऐसा लगा था कि जैसे प्राण निकल गए हों, चक्कर आ गए हों, और वो क्लास करते हुए रोने लगे थे, तो इनका मीमी मी मामा कर दीजिएगा, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, इनको ब्लॉक कर दीजिएगा। ऐसे करके हम इस बैच के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देंगे। इस बैच के अंदर 30-40 हजार बच्चे जो होंगे उसको घटाकर हम 1000 बच्चों पर ले आएंगे। तो बैच मैनेजर आप अपने काम पर लगे रहिएगा, मीमा मीमे वाले को नोट करते रहिएगा और करते रहेगा उनका काम। ठीक है, रिकॉर्डेड देखा था सर, हाँ बहुत बढ़िया। तरफ से 3 घंटे नहीं 6 घंटे पढ़ सकते हैं। और बैच मैनेजर जो कह रहे हैं कि आपसे 3 घंटे नहीं 6 घंटे पढ़ सकते हैं, उन्हें हमारी तरफ से एक एक डेयरी मिल्क भिजवा दीजिएगा और उन सबको बोल दीजिएगा जब उनका सिलेक्शन अगर हो जाएगा, कोई भी रैंक आएगी, तो हमारी तरफ से आईपैड फ्री, 10th जनरेशन का आईपैड हम देंगे। ठीक है, और रैंक 1 वाले को हम कहां घुमाएंगे? ताज होटल में घुमाएंगे। और जो भी ऑल इंडिया रैंक कोई भी लेकर आएगा, सिलेक्शन जाएगा, जो एकेडमी के अंदर जाएगा, उसको हमारी तरफ से आईपैड, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ड लिख लेना बेटा, 10th जनरेशन का आईपैड, एप्पल का आईपैड मेरी तरफ से। ठीक है, और जो 6 घंटे बोल रहे हैं उनको चॉकलेट भिजवा दीजिएगा, उनका एड्रेस वेड्रेस लेकर। बैच मैनेजर पैसा आप अपनी जेब से दीजिएगा, बैच मैनेजर हम नहीं देंगे। ठीक है, हम नहीं देंगे बैच मैनेजर पैसा, आप दे दीजिएगा अपनी तरफ से, हम नहीं देंगे उसका पैसा। ठीक है, और ये कंफर्म है बेटा, आप रैंक लेकर आओ आईपैड 10th जनरेशन का एप्पल का मेरी तरफ से, यस पक्का है। रैंक लेकर आओ, ऑल इंडिया रैंक, और ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा उसका ताज होटल का। यस सच में, ये रिकॉर्ड कर लेना, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। यस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आईपैड कंफर्म है। आई स्वेयर, आई स्वेयर। एक बच्चा कह रहा हमें बीएमडब्ल्यू चाहिए, मत लीजिए बेटा, बड़ी मोटी वाइफ। ना 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 ना, बीएमडब्ल्यू मतलब बड़ी मोटी वाइफ। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कैसे हैं? चलो कुछ तो शुक्र हुआ, कोई तो हमें पूछा कैसे है, वरना क्लास शुरू होते ही टाइम वेस्ट, बकैती, पढ़ा ले मास्टर, यही होता है। पैसा नहीं आया, 5000 रुपये दिया, 4000 रुपये दिया, पढ़ा ले मास्टर। कोई तो बच्चा पूछ रहा है सर कैसे हो, क्या हाल चाल है? रोना आ गया सच में, इतना मत पूछेगा, है ना? पढ़ा ले मास्टर, ये करा दे, वो टॉपिक, ये टॉपिक, वो टॉपिक। ठीक है, चलिए सर, अब तो चालू निकले, अपनी जेब से पैसे देंगे। हाँ, पैसा बहुत है अपने पास, आप लोग के लिए बहुत है। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए सर, आप मैथ्स वैथ भी पढ़ाते हैं? अबे भाई, कुछ नहीं पढ़ाते भाई हम। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, डेट इज बिंग इलेक्ट्रिसिटी। कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बेटा प्लीज अब चैट मत करो, अब सीरियस हो जाओ, पढ़ने के लिए बात पर आ गए हैं। ठीक है,
क्लियर है? बिल्कुल ध्यान समझना। अब एक सीरियस बात पर आ गए हैं। अब सुन लो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दो तरीके से है, एक बहुत सिंपल वे में और एक थोड़ा सा टफ वे में। टफ वे कुछ नहीं बेटा, इस चैप्टर से अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छा, अगर हम लोग कुछ साल का ट्रेंड देखें, जैसे एनडीए 1 2024 का अगर हम लोग पेपर देखेंगे, तो एनडीए 1 2024 के पेपर में क्या हुआ था? एनडीए 1 2024 के पेपर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एनडीए 1 2024 के पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आया था बहुत बढ़िया लेवल का, ईएमएफ ऑफ अ सेल वाला। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं और 100% आते हैं। इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे बेटा, समझ रहे हो? और ये चैप्टर टफ नहीं है, खोपड़ी खोलने वाला, बस न्यूमेरिकल आएंगे, फॉर्मूले बेस्ड होगा। तो मैं पहले इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरीज होंगी वो साथ साथ कवर कराता रहूंगा और एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल भी कराता रहूंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर चैप्टर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल पहले कराऊंगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा थ्योरी, फिर उसकी कराऊंगा। तो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में पढ़ी थी वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इस इलेक्ट्रिसिटी में 12th क्लास की टॉपिक्स भी आएंगी, समझ रहे हो? इंटरनल ईएमएफ ऑफ अ सेल के क्वेश्चंस आएंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो? तो बहुत अच्छे से करना है। तो मैं हर एक टॉपिक पहले की थ्योरी पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के साथ साथ में न्यूमेरिकल कराऊंगा। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है इस चैप्टर के अंदर। अब तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हें उड़ा उड़ा के पढ़ा दूं 10th लेवल वाला, तो बता देना। और अगर तुम चाहते हो कि सर ऐसा पढ़ा दो, बढ़िया पढ़ा दो कि इस चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उड़ा दे, हम उसकी धज्जे उड़ा दे, तो बता देना। उसके बाद क्लास के बीच में अगर किसी ने ऐसे बोला ना, मास्टर के इतना सिंपल से इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, तो नोच डालूंगा ऐसे पकड़ के। अगर किसी ने बोला कि इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, मास्टर जानबूझ के टफ करा रहा है, तो ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे कर करके नोच डालूंगा। समझे या नहीं समझे? अब तुम बता देना डिसाइड करके, गंदे लेवल वाला करना है, बढ़िया लेवल वाला करना है, बताइए। क्लियर है? हाँ, संडे को क्लास होगी बेटा। हाँ बेटा। अच्छा, मेरे को एक इंफॉर्मेशन और बतानी थी। राज सर के लेक्चर रिकॉर्डेड मिल रहे हैं ना? ठीक है, राज सर के लेक्चर रिकॉर्डेड मिले ना? राज सर के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, वो इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे बेटा, इसीलिए अपने घर गए हैं। तो सर के साथ कोऑपरेट करना। कोई भी ये मत बोलना कि हमें रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों मिल रहे हैं। अगले हो सकता है 7-8 दिन तक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिले। ये सोचो, वो बंदा रिकॉर्डेड करके दे रहा है ना, उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनके पिताजी को कुछ तबियत तबियत है, तो अपने घर गए हैं बेटा वो। तो सर के साथ कोऑपरेट करना। कोई भी सर की क्लास के बाद चैट सेक्शन में ये नहीं बोलेगा लाइव 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 लाइव। कोऑपरेट करना। वो बंदा फिर भी आप लोग को लेक्चर दे रहा है नहीं दे रहा है, तो कोऑपरेट करना उनके साथ। समझ में आया बेटा? क्लियर है? कुछ नहीं बोलना उनको। डन? चलिए चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। देखो, हम लोग भी तो बेटा आपकी तरह ही है। हमारे घर में भी तो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे घर में भी तो कोई बीमार हो सकता है। तो यार, हम भगवान तो नहीं है, तो देखो पर्सनल प्रॉब्लम तो हर किसी के घर में होती है। तो अगर सोचो कि टीचर अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा है ना, इसका मतलब उस टीचर की साथ कोई प्रॉब्लम हुई होगी, पर्सनल कोई प्रॉब्लम हुई होगी। वरना कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर देना टीचर पसंद नहीं करता, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुई होगी तभी दिया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। द नेम ऑफ द लेक्चर इज बिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बेसिक चीज करंट से पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर देन हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। ये सब बेसिक सी चीज हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर बहुत सारी चीजें अपन और डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम लोग और बात करते हैं तो बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग साउंड एंड वेव वाला चैप्टर जो आपका डिस्कशन करते, इसमें एक टॉपिक रह गई थी बेटा आपकी मैक नंबर। एक सिंपल सी छोटी सी टॉपिक रह गई थी मैक नंबर। पहले मैं ये मैक नंबर कवर करता हूं, फिर हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है? डन है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। चैट हो रही है बंद, अब कोई चू चाची चूची नहीं करेगा। ठीक है, नोबडी विल डू चू चाची चू ची चू। अगर करोगे तो ब्लॉक करा देंगे, रोते रहना,
ये हमारा प्यारा प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है। ये हम मासूम से बच्चे हैं यहाँ पर, तो ये मासूम सा चेहरे का ज्वाइन कर सकते हो आप। चलिए हेडिंग वाली, पहले साउंड एंड वेव की एक टॉपिक बची हुई है, वो फटाफट से कंप्लीट कर लो, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पर आएंगे। साउंड एंड वेव की एक सिंपल सी टॉपिक है बेटा, जिसको बोलते हैं मैक नंबर। क्या होता है मैक नंबर? मैक नंबर का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अ साउंड। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप साउंड की स्पीड से कंपेयर कर देते हो, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप साउंड की स्पीड से कंपेयर कर देते हो, तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? मैक नंबर कहते हैं। तो देन व्हाट वी विल कॉल इट एज? वी विल सिंपली कॉल इट एज मैक नंबर। अगर हम लोग यहां पर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर हम लोग यहां पर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? विल बी इक्वल टू मैक नंबर मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ साउंड, मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ अ साउंड। ये सिंपल सी चीज आपके सामने हो जाएगी कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? मैक नंबर मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ अ साउंड। आप समझना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास मैक नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक नंबर 1? एक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इसको आप डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? स्पीड ऑफ अ साउंड से अगर आपने डिवाइड कर दिया, और साउंड की स्पीड एयर के अंदर बात हो रही है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, तो यहां से ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी मिल जाएगी? सो अगर मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं पर मैं बोलता हूं कि मैक नंबर मेरा 2 हो गया, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? 2 गुना 332 मीटर पर सेकेंड। यहीं अगर मैं बोल दूं कि स्पीड ऑफ साउंड मेरी कितनी हो जाएगी? मैक नंबर 3 हो गया, तो इसका मतलब 3 गुना 332 से हो जाएगी। तो आपको समझ में आया बेसिकली कि ये मैक नंबर क्या है? ये आपको मैक नंबर से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इन टर्म्स ऑफ साउंड की स्पीड इन एयर से बता दी जाती है। तो अगर मैक नंबर 1 हुआ तो ऑब्जेक्ट 1 इंटू 332, 2 हुआ तो 2 इंटू 332, 3 हुआ तो 3 इंटू, ऐसे चलेगा। ये बेसिकली मैक नंबर से हम लोग किसकी स्पीड निकालते हैं? हम लोग स्पीड ऑफ फाइटर जेट्स निकालते हैं, हम लोग फाइटर जेट की स्पीड निकालते हैं, या फिर जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं, है ना, जो मिसाल जो होती है, जो हमने पाकिस्तान पे गिरी थी और पाकिस्तान उसके बाद कह रहा था ना करे जनाब, ना करे जनाब, या रा वाला ने कराया है, इंडिया वाले ना करे जनाब, ना करे जनाब, तो वो मिसाइल की जो स्पीड थी वो मैक नंबर पर ही बेस्ड थी। तो मिसाइल्स की जितनी भी स्पीड थी बेटा वो किस पर बेस्ड थी? तो वो मैक नंबर पर ही बेस्ड थी। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसोनिक क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि सबसोनिक क्या होता है, तो सबसोनिक के लिए अगर मैं मैक नंबर की बात करूंगा, सो द मैक नंबर फॉर द सबसोनिक विल बी व्हाट बेटा? विल बी लेस देन 1, एक से कम होता है। वहीं अगर मैं सबसोनिक के बाद ट्रांससोनिक की बात करूंगा कि भाई ट्रांससोनिक के लिए मैक नंबर की संख्या कितनी होती है, तो आप सब लिखोगे इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द मैक नंबर फॉर ट्रांससोनिक? सो ट्रांससोनिक के लिए कितनी होती है बेटा? इक्वल टू 1 होती है। सुपरसोनिक के लिए ग्रेटर देन 1 और हाइपरसोनिक के लिए ग्रेटर देन 5। तीसरा है सुपरसोनिक के लिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुपरसोनिक के लिए मैक नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे ग्रेटर देन 1। क्या बोलोगे बेटा? ग्रेटर देन 1 होता है, एक से ज्यादा। और नेक्स्ट ऐसे अगर आपसे पूछे कि हाइपरसोनिक के लिए कितना होता है बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाइपरसोनिक के लिए कितना होता है, तो आप बोलोगे भाई ग्रेटर देन 5। कितने से होता है बेटा? ग्रेटर देन 5 से होता है 5, मतलब ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होती हैं। सुपरसोनिक का मतलब क्या? ध्वनि की रफ्तार से, ठीक है, 1 गुना ज्यादा। सबसोनिक मतलब लेस देन 1, ट्रांससोनिक इक्वल टू 1। ये सिंपल सी टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, बस सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है बेटा? यहां तक चीजें अंडरस्टूड है? यहां तक फटाफट से मुझे बता दीजिए। इज इट फाइन? इज इट क्लियर टिल हियर? प्लीज डू लेट मी नो। Sir, I have a backlog. Can I start it from here? Yes, you can start it from here. क्लियर है बेटा? क्लियर? डन? चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज बिंग इलेक्ट्रिसिटी।
तो चैप्टर का नेम डाल लीजिए। ठीक है, तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अपना पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर आपका ये आता है। इस चैप्टर के सबसे पहले जो टॉपिक होगी वो सबसे पहले टॉपिक होगी चार्जेस से रिलेटेड। ठीक है बेटा, सबसे पहले चार्जेस से रिलेटेड यहां पर टॉपिक आपकी आएगी। चार्जेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, और एक होता है नेगेटिव चार्ज, है ना बेटा। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को आप लोग बेसिकली केमिस्ट्री वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। यू विल कॉल्ड इट एज कैटायन एंड यू विल कॉल्ड इट एज एनायन भी आप बोल देते थे केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, आपने सुना भी होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट, ये बेसिक सी चीज है जो आप सबको पता होगा कि जहां कहीं भी अगर हम लोग सेम चार्जेस के बारे में बात करते हैं, ये सिंपल सिंपल सी बेसिक सी चीज है जो आप सब जानते हैं। तो सेम चार्जेस जो होंगे वो ऑलवेज क्या करेंगे बेटा, द सेम चार्जेस विल ऑलवेज रिपल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, विल ऑलवेज रिपल ईच अदर, सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। वहीं अगर बेटा हम लोग दूसरी और अपोजिट चार्जेस वगैरह की बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट दी अपोजिट चार्जेस, तो अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, सो अपोजिट चार्जेस अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑलवेज क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। So same charges will repel each other, opposite charges will always attract each other. This is the simple thing, this is a simple point that you all have to be kept here in your mind. So charges की अगर हम लोग बात करें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कहता है, नेगेटिव चार्ज को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ये एक सिंपल सा है। नेक्स्ट क्या बेटा, इसमें एक चीज होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कि टोटल चार्ज हमेशा बॉडी के अंदर कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, कि चार्ज को आप ना तो बना सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और दूसरा क्या है, चार्जेस कैन बी एडिटिव इन नेचर, चार्जेस को प्लस सब्ट्रैक्ट माइनस आप कर सकते हो, ये याद रख लेना, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं, ये सब आपने बेसिक सी चीजें आपने पढ़ी होगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं चार्जेस वगैरह है, आपके पास कोई भी चार्जेस है, ये नेचर में कैसा होता है, सो चार्जेस जनरली नेचर में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एडिटिव होते हैं, है ना बेटा। नेचर में कैसे होते हैं, ये एडिटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है ना बेटा, +2 का, एक चार्ज है -2 का, एक +6 का, एक -6 का, एक +8 का, एक +7 का, ऐसे चार्जेस है। तो मैं इन चार्जेस को आपस में क्या कर सकता हूं, एडिटिव होते हैं, नेचर में ऐड कर सकता हूं। तो +2 -2 प्लस किया, ठीक है, प्लस ऑफ -2 प्लस ऑफ प्लस के 6 प्लस ऑफ माइनस के 6 प्लस ऑफ प्लस के 8 प्लस ऑफ प्लस के 7, आपने ऐसे किया। तो अब आप देखिए क्या यहां से आपको क्या मिलेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। 7 और 8 कितने होते हैं बेटा, 14-15 होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहां पर कितना आ गया, प्लस का 15 चार्ज आपके पास आ गया। तो नेचर में एडिटिव होते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं, चार्जेस एक लॉ फॉलो करता है बेटा, उस लॉ का अगर हम लोग बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को हम लोग सिंपली इसको बोलते हैं कि भाई आपका जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, ना तो चार्ज को आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कंजर्व्ड होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ही होता है बेटा किसी चीज का कंजर्व्ड हो जाना, किसी चीज का कांस्टेंट हो जाना। तो जैसे आपने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, उस चीज को हम लोग यहां पर स्पेसिफिकली बात करते हैं, उस चीज को हम लोग यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ चार्जेस की यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये सिंपल सी टॉपिक है जो आपको याद रख लेनी है। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, बेसिकली सिंपल सा पॉइंट। अच्छा, अब अगर मैं चार्जेस के बारे में बात करता हूं बेटा, चार्जेस की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्जेस। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई चार्जेस की यूनिट क्या होती है, सो द यूनिट फॉर द चार्जेस इज कूलाम्ब,
सो व्हाट इज बीइंग द यूनिट, सो द यूनिट फॉर द चार्जेस इज बीइंग कूलम्ब, और इसको आप किससे लिखते हो बेटा, इस तरीके से कैपिटल सी से यू विल मेंशन इट, तो बाय विच यू विल मेंशन द यूनिट ऑफ द कुल चार्जेस, तो द यूनिट ऑफ चार्जेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कूलम्ब होती है, और इसको आप किससे मेंशन करोगे बेटा, कैपिटल सी से आप सिंपली इसको मेंशन करोगे। ये सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रख लेना, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को, मुझे फटाफट से मुझे बताइए, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई समस्या, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है बेटा, इतनी चीज में डन, यस और नो, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत टू एनीबॉडी ऑफ यू? क्लियर है, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक सी चीज है, ये तो आप सब पढ़ के आते हो छोटी छोटी क्लास के अंदर। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, क्लियर है, कूलम चार्जेस का आएगा भी, आएगा बताएंगे, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला सब कुछ सिखाऊंगा, अभी रुक जाओ बेटा, होल्ड सम पेशेंस, सब आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सब बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आपकी आती है बेटा, डेट इज बीइंग करंट। करंट को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। व्हाट इज करंट, कहता है किसी भी कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है बेटा, जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे वायर है, आपके घर में बिजली की वायर है, बिजली की वायर किसकी बनी हुई है, तांबे की बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो बिजली की वायर में से करंट अगर फ्लो हो रहा है, बिजली की तार में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। वी विल कॉल इट एज व्हाट बेटा, वी विल सिंपली कॉल इट एज कंडक्टर। अगर किसी वायर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर किसी वायर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। If a current is being flowing through a wire, then it is been called as conductor. If a current is not flowing through a wire, then it is been called as insulator. सिंपल सी चीज आपको ये याद रख लेनी है, आप जानते होंगे चालक और कुचालक, मैं लिख देता हूं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर बहुत बच्चे हैं, 5,000 रुपए दिए हैं, मास्टर तू सब कुछ लिखेगा, हम तुझे खरीद लिए हैं 5,000 रुपए में, तू लिखेगा, तू लिखेगा मास्टर, तू तब तक लिखेगा जब तक गब्बर में बसंती नाचेगी, तो तब तक लिखेगा। 5,000 रुपए दिए हैं मास्टर हम तुझे, लिखेगा मास्टर, तुम हमें 5,000 रुपए दियो, जिया का लिखेगा मास्टर। तो एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुचालक, हिंदी में हम लोग कहते हैं सुचालक, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सुचालक, ठीक है। तो सुचालक वो चीज होती है थ्रू विच करंट फ्लोज इजीली, वो मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो आपका कैसा करता है बेटा, इजीली करंट फ्लो करता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जांपल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कॉपर की वायर में से, एल्यूमिनियम की वायर में से, ठीक है, इसी तरीके से सिल्वर की वायर में से, गोल्ड की वायर में से, गले में पहनना तो नसीब हो नहीं रहा, तार लगाओगे तुम इस तरीके से सर, ठीक है, ये चीज आप याद रख लेना। नाउ कमिंग टू द सेकंड, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, इंसुलेटर होता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, इंसुलेटर, इसको हिंदी में कहते हैं कुचालक, कचालू मत लिख देना। व्हाट इज कुचालक, जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है, पेपर, ठीक है, ये सब चीज किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, इंसुलेटर की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं व्हाट इज करंट। करंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर यूनिट टाइम, इन अ पर यूनिट टाइम, इन अ पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जेस कहते हैं। समझना क्या है, कितने किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम पीरियड के अंदर, हम उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, सबने पढ़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे टर्मिनल है। यहां पर मैंने क्या लगा रखा है बेटा, एक स्विच लगा रखा है, ठीक है, क्लियर है। यहां पर फिर मैंने क्या लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, और मैंने इसको ऐसे कनेक्टेड कर दिया। दिस इज बीइंग द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज बीइंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है।
अब हमेशा याद रखना करंट जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलेगा, ऐसे यहां से निकलेगा, और इस स्विच को मैं क्या कर देता हूं, ऑन किया तो ये करंट आगे गया, ये करंट आगे गया, जैसे ही आगे गया तो ये बल्ब ग्लो कर गया, ये करंट गया और ये करंट यहां कर गया। तो इस करंट में जब वायर है, इस वायर में चार्जेस फ्लो होंगे, जिस चार्जेस की वजह से ही करंट आया होगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द करंट? करंट का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा Q अपॉन टी। क्या हो जाएगा बेटा? Q अपॉन टी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट? द फॉर्मूला फॉर द करंट इज Q अपॉन टी। अब इस करंट की अगर मुझे SI यूनिट लिखनी पड़े कि व्हाट वुड बी द इट्स यूनिट, तो आप जानते हो चार्जेस की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब, है ना, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। सो कूलाम्ब पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ये शायद मैं आपको बता भी चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं। सो यू विल कॉल इट एज 1 एम्पियर। सो व्हाट यू विल कॉल इट एज बेटा? 1 एम्पियर। यू विल आप सिंपली इसको बोलोगे, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज समझना, जैसे अगर हम लोग बात कर लेते थे, हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किया था, मास के लिए एम किया था, लेंथ के लिए एल लिखा था, टाइम के लिए टी हम लोगों ने यूज किया था। ऐसे ही समझना डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द करंट के लिए कैसा होगा, तो M0 L0 T0, इधर जो करंट होता है उसके लिए नोटेशन यूज की जाती है A। सो व्हाट इज द नोटेशन यूज्ड फॉर द करंट? तो A बोलोगे, या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? A वुड बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। व्हाट वुड बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा? A वुड बी डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर आपको चार्जेस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, कोई अगर पूछे कि भाई चार्जेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी आपने देखा I की वैल्यू क्या होती है बेटा? Q अपॉन टी होती है। तो यहां से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू टी हो जाएगी। I के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला A होता है, यहां पर टाइम है तो यहां पर क्या आ जाएगा? AT। तो Q के लिए आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, या फिर आप कैसे लिख सकते हो? M0 L0 AT भी आप लिख सकते हो। ये याद रख लेना, Q चार्जेस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो यहां पर कंडीशन हो गया। अच्छा, अब मैं इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा मॉडिफाई और कर सकता हूं। आई कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला। अभी मेरे पास क्या है बेटा? I बराबर Q अपॉन टी आया है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास n नंबर ऑफ, मेरे पास क्या है बेटा? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग कर रहे हैं। मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझना, यहां पर हम जो चार्जेस की बात करते हैं वो चार्ज क्या होता है? वो चार्ज क्या होता है? वो चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना, करंट किसके फ्लो से होता है? चार्जेस। कौन से चार्जेस की वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब एक चीज और समझना, अगर हम यहां पर चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चार्जेस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जो चार्ज आपका पॉजिटिव होता है वो किसके वजह से होता है बेटा? प्रोटॉन के वजह से होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो चार्जेस नेगेटिव होता है बेटा वो किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्जेस कितना होता है? माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम प्रोटॉन के मास या इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वहीं अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? लगभग 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसका मतलब आप खुद देख रहे हो, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हमेशा याद रखना है, जो करंट होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। अगर मान लो मेरी किसी वायर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहे होंगे तो मेरा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ये मॉडिफाई हो जाएगा। और मॉडिफाई होने के बाद ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I बराबर NQ अपॉन टी हो जाएगा। I बराबर NQ अपॉन टी हो जाएगा। यहां Q की वैल्यू क्या होगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ Q? Q की वैल्यू होगी माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q इधर Q क्या है? Q इधर एक चार्ज है। और कौन सा चार्ज है? Q हियर इज बीइंग अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q हियर इज बीइंग अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और N इधर क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 डालोगे, 2 है तो 2 डालोगे, 3 है तो 3 डालोगे, 4 है तो 4, एंड अप टिल इंफिनिटी। सो N की वैल्यू 1 से लेकर अप टिल इंफिनिटी तक जा सकती है। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप यहां पर याद रखना। अब इसमें एक चीज आपको नोट बनाकर और लिखनी है। नोट बनाकर आपको क्या लिखनी है कि व्हाट वुड द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फ्लो करता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट याद रखना पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बेटा, कहां से होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लेकर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है,
टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक होगा, ये सिंपल सा पॉइंट रखना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आपका हमेशा करंट फ्लो होगा। दिस इज बिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो सिंपल आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं एक चीज नोट बनाकर आपसे और लिखवाऊं, व्हाट इज बिंग दैट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। कोई अगर आपसे पूछे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, अब एक चीज समझना बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट आप इजीली बता सकते हो। अब मुझे बताइए, अगर मैं करंट में बात कर रहा हूं तो करंट होता किसके वजह से, चार्जेस के फ्लो की वजह से। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, -1.6 × 10⁻19। ये माइनस साइन आपको क्या बताता है, माइनस साइन कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चल रहा होगा तो करंट आपका अपोजिट में चल रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करूं, करंट तो आपका ऐसा चल रहा है, देन व्हाट वुड द डायरेक्शन ऑफ कर्व, व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस बेटा याद रखना, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो चार्जेस का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, या इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा, अपोजिट टू द करंट होगा। और वो अपोजिट साइन कैसे पता चला, माइनस के वजह से पता चला है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ चार्जेस की यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ चार्जेस कैसा होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, तो आप इसमें सिंपली क्या बोलोगे, अपोजिट। आप क्या बोलोगे बेटा, अपोजिट, है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट होगा। दिस वुड बी द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कैप्ट हियर इन योर माइंड। आई होप यहां तक चीज बिल्कुल सटीक रूप से, बिल्कुल बढ़िया रूप से इतनी बेसिक चीज समझ में आ गई। अच्छा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि करंट कैसी क्वांटिटी होती है, तो करंट को हम लोग या तो स्केलर क्वांटिटी में मेंशन कर देते हैं या फिर टेंसर क्वांटिटी में, बट स्पेसिफिकली हम लोग क्या लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है करंट। ये मैं फर्स्ट लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोग को बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इतनी चीज में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को फटाफट से बताइए। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट रह गया बेटा, ओहो ओके ओके, मैं करा दूंगा करा दूंगा। हाँ, डॉपलर इफेक्ट रह गया है, यस यस यस, अच्छी बात है, याद दिला दिया। कोई नहीं, मैं करा दूंगा, कल करा दूंगा, संडे में, कल की क्लास में करा दूंगा डॉपलर इफेक्ट, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई लिख दो, स्मॉल आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरे लाल मेरा मुन्ना। गोल्डू मोजू गुजू गुजू गुजी, बैच मैनेजर साहब इसको टॉपी भेजो जो कैपिटल आई स्मॉल आई की बात करे, आला मेला गुल्ला मुल्ला ओजू गुजू गुजी, अच्छे नहीं करते। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक। क्लियर, हाँ, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्लियर यहां तक। हम लोगों ने अपना गर्ल स्क्रीन के पास रख लिया है, और लोग गोजो गोजो, अच्छा, ओले मिलो गोलो मोलो मोलो, दोबारा रखना स्क्रीन के पास, दोबारा रखना, मिलो गोलू मोलू, अरे मिलो बच्चा, मिलो गोलू मोलू सा बच्चा, गोजो बोजू, गोजू बोजू गोजू बोजू, गोजू बोजू गोजू बोजू, अब रख, जल जाएगा, काट भी दिया गया आई। ठीक है, खून हो गया, डेंजर आदमी। चलिए,
क्लियर थी चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या था भाई? ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब एक चीज पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर अब आते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एक फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो फॉर्मूला पेपर में डायरेक्ट आ सकता है, आपको ना बस वो फॉर्मूला याद रखना है। मैं उस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा डिराइव करना सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डेरिवेशन नहीं याद रखनी है, आपने बस डायरेक्टली ना फॉर्मूला याद रखना है, वो करंट का फॉर्मूला होगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंटली, इस चीज को समझना। अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? Q अपॉन E होता है। ये इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है, साथ ही साथ आप ये जानते हो कि Q की वैल्यू को मैं N इंटू E भी लिख सकता हूं। आई कैन ऑल्सो राइट चार्ज इक्वल टू एन ई। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, N क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। N इज हियर व्हाट बेटा? नंबर ऑफ चार्जेस, कि भाई टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं। और अगर बच्चे मैं इधर E की बात करूं तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, समझ रहे हो? तो बेसिकली स्पेसिफिकली कितना होता है? माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। तो Q की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो बच्चे? Ne लिख सकते हो। अगर Q की वैल्यू को Ne लिख सकता हूं, अगर मैं इसको यहां पर पुट करूं तो व्हाट वुड बी माय फॉर्मूला? तो मेरा फॉर्मूला यहां से हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? सॉरी, Q अपॉन टी होता है ना, सॉरी, ठीक है। I की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू एन ई अपॉन स्मॉल टी। ये मेरा यहां से करंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब एक कंडीशन समझना यार, अब तक जो आपने करंट फ्लो करवाया था वो एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर था, वो एक सिंपल सी तार थी ना बेटा, इस सिंपल सी तार में करंट फ्लो कर रहा था। अब सपोज करो मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे पास एक इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है, मेरे पास इस तरीके से क्या बेटा? एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सपोज करो इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो रेडियस है r, और इसमें जो चार्जेस है बेटा, फॉर एग्जांपल यहां एक चार्जेस है, ये क्या है बेटा? ये है आपका चार्ज। ये चार्ज इसके लूप के अंदर घूम रहा है, ये चार्ज इस लूप के अंदर घूम रहा है। क्लियर है बेटा? सपोज कर लो ये चार्ज एक रेवोल्यूशन एक कंप्लीट करता है कैपिटल टी टाइम पीरियड के अंदर। तो जब ये चार्ज घूम रहा होगा तो इस चार्ज की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को आप मान लीजिए न्यू या एफ मान लीजिए, आपकी मर्जी है। अब ये जो चार्ज मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से भी मूव कर रहा होगा। हाँ जी सर, इसकी वेलोसिटी को मान लीजिए कितनी वेलोसिटी है? v वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? v वेलोसिटी है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला जानते हो? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है या नहीं होती है? हाँ जी। अगर मैं यहां से आपसे बात करूं कि इसकी स्पीड की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? v गिवन है। डिस्टेंस कितना कवर करेगा बेटा? 1 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सरकमफेरेंस वाला। 1 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सरकमफेरेंस वाला करेगा या नहीं करेगा? सरकमफेरेंस होता है, तो सरकमफेरेंस इसका कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई स्मॉल r। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी टाइम लगेगा। कोई प्रॉब्लम? तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा? 2 पाई r अपॉन कैपिटल टी, यहां पर वेलोसिटी आ गई है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं यहां से पूछूं, आप एक चीज जानते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन कैपिटल टी होता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? अगर मैं यहां पर बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन कैपिटल टी होता है या नहीं होता है ना बेटा? तो अगर मैं यहां पर 1 अपॉन टी की वैल्यू निकालूं तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? v अपॉन 2 पाई r हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो मुझे बताइए यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये क्या है? दिस इज बिंग योर फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा? ध्यान से समझना, 1 अपॉन टी होती है ना, ये 2 पाई r को इसके नीचे चले जाऊं तो 1 अपॉन टी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो न्यू इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, अब मेरे को निकालना है करंट एट एनी पॉइंट इन दी ऑर्बिट। मुझे निकालना है करंट की वैल्यू। मैं चाहता हूं कि जब ये चार्ज इस तरीके से सर्कुलर रूप में घूम रहा है तो मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट है ए पॉइंट। मैं इस ए पॉइंट पर करंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट एट दिस पॉइंट। तो मेरा समझना पॉइंट क्या है बेटा? कि वैल्यू ऑफ करंट, मेरा पॉइंट क्या है बेटा?
वैल्यू ऑफ करंट, मुझे वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इन द लूप, एट एनी पॉइंट इन द लूप। भाई ये जो लूप बना है, इस लूप में किसी भी पॉइंट पीरियड पे जब ये चार्ज घूम रहा होगा तो वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, मुझे ये निकालनी है। इसके लिए अब एक चीज समझना क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, चार्ज फ्लोइंग इन वन रेवोल्यूशन, कि भाई एक रेवोल्यूशन के अंदर, REVOLUTION, एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो वैल्यू, और उस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, फ्रीक्वेंसी से, या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। ये क्या है बेटा, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी तो है, या इसको आप और क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम ही तो बोलोगे या नहीं बोलोगे। यही डेफिनेशन होती है नहीं होती है फ्रीक्वेंसी की, यही डेफिनेशन होती है फ्रीक्वेंसी की। हाँ जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, चार्जेस फ्लोइंग इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और यही चार्ज हर रेवोल्यूशन में फ्लो होगा ना। समझना, मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है छोटी क्लास की, कि 1 रुपए की 5 टॉफी आती है तो 10 रुपए की कितनी टॉफी आती है। मुझे बताओ, एक पहिया है, ठीक है बेटा, क्लियर है, एक पहिया ऐसे घूम रहा है, समझना, एक पहिया है मेरे पास ऐसे घूम रहा है। मैं आपको ना डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे यू विल नॉट फील इट। जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट टाइम बेटा, मेरे को ना बस 1 मिनट को टाइम दे दीजिए, ऐसे यू विल नॉट फील इट, ऐसे यू विल नॉट फील इट। समझना बेटा, ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक व्हील है ना, ये मेरे पास एक व्हील है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस व्हील पे यहां कहीं एक पॉइंट मान लो, ये एक पॉइंट मान लो, इस व्हील पर यहां का एक पॉइंट मान लो। अब ये व्हील है, हाँ सर ये व्हील है, अब ये व्हील है बेटा, इस व्हील पे यहां एक पॉइंट मान लो जिसमें चार्ज बैठा है, ये चार्ज घूम रहा है इसमें, ये चार्ज घूम रहा है, भले ही मैं 20 चक्कर लगा दूं, भले ही मैं 30 चक्कर लगा दूं, भले ही मैं 40 चक्कर लगा दूं, भले ही मैं 50 चक्कर लगा दूं, भले ही मैं 60 चक्कर लगा दूं, चार्ज घूमता रहेगा। तो मुझे इस चार्ज पर करंट कितना है, कितना करंट निकालना है। अगर मैंने एक चक्कर लगाया तो इस चार्ज की वैल्यू को एक चक्कर से, एक रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यस और नो, ध्यान से सुनना। अगर इस पहिए ने एक चक्कर लगाया और इस एक चक्कर में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो इस चार्ज को एक चक्कर, मतलब एक चक्कर की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इस चार्ज ने 2 चक्कर लगाए तो इस चार्ज की जो वैल्यू है उसको 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, मतलब 2 चक्कर लगाने में जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 3 लगाए तो चार्ज की वैल्यू और 3 चक्कर में जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 चक्कर लगाए तो चार्ज की वैल्यू और 5 चक्कर से मल्टीप्लाई, इनफाइनाइट चक्कर लगाए तो चार्ज की वैल्यू और इनफाइनाइट चक्कर में जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे मल्टीप्लाई करूंगा। करंट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, हाँ जी सर, करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मुझे बताइए, वैल्यू ऑफ करंट एट एनी पॉइंट इन द लूप विल बी व्हाट बेटा, चार्जेस फ्लोइंग इन वन रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ, आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, यही बोलोगे या नहीं बोलोगे, जिस चीज को आप लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हो, है ना। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, V/2πr, कितनी आई थी, V/2πr। चार्जेस फ्लोइंग इन वन रेवोल्यूशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक रेवोल्यूशन में कितना चार्जेस फ्लो होगा, एक रेवोल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एक हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, E, वहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यू। तो हम जानते हैं E को E रख लीजिए, और न्यू की वैल्यू क्या है, V/2πr, तो V/2πr ये हो जाएगा करंट का फॉर्मूला, किसमें, एट एनी लूप। ये फॉर्मूला डायरेक्ट रख लेना बेटा, ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी पॉइंट इन द लूप। सो द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी पॉइंट इन द लूप विल बी E इंटू V/2πr, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, वो पेपर में गिवन होगी, R रेडियस होगा, डायरेक्ट गिवन होगा, ऐसा ये याद रख लेना। आई होप कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। क्लियर हुआ बेटा, फटाफट से बताइए।
डन है। कोनो समस्या कोनो दिक्कत फटाफट से बताइए। क्लियर है बेटा? डन है? अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला रट लेना, करंट का एक फॉर्मूला हो रहा है ईवी अपॉन 2πr। किसी भी लूप के अंदर करंट कितना फ्लो होगा, जब कोई पार्टिकल चलेगा तो उस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है? क्लियर है बेटा? डन? तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। ठीक है, हाँ डेरिवेशन को स्किप कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना बस। तो इसको आप न्यू ईयर क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो और एनडीए 2 2025, एनडीए 2 2025 के लिए इसको न्यू ईयर क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है बेटा? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज बेटा, आप लोगों ने कभी ना कभी एक वर्ड सुना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जिसको वी से लिखते हैं। और एक वर्ड आपने सुना होगा ईएमएफ ऑफ अ सेल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। और ये क्या है? ये इसको लिखा जाता है ऐसे, ऐसे लिखते हैं बेटा इसको, ई होता है ये, ऐसे करके ई से लिखते हैं, इसको वी से लिखते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग वोल्टेज भी बोल देते हो। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसको ना वोल्टेज भी बोल देते हैं, इसको वोल्टेज भी बोल देते हैं। आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हो, V बराबर आई आर होता है ना, E बराबर W अपॉन Q होता है। लेकिन है क्या ये एक्चुअली चीज? फील करो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, सबसे बेस्ट चैप्टर आपका बन जाएगा। फील करो क्या है ये, अंडरस्टैंड करो, फील करने की कोशिश। अबे मर जाता अभी फील के चक्कर में, टांग टूट जाती, शादी कैंसिल हो जाती, फंस गया था तार पैरों में। ठीक है, ये स्विच है, ये बल्ब है, ये इस तरीके से। क्लियर है? ध्यान समझना। ठीक है, ये प्लस है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। यहां से आपका क्या चल रहा है बेटा? करंट चल रहा है। दिस इज बीइंग योर बल्ब। इस स्विच को हमने क्या कर दिया बेटा? ऑन कर दिया। तो करंट आपका यहां से निकला, यहां से गया, यहां गया, यहां गया और यहां आपका करंट गया। ठीक है बेटा? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए ठीक है, अब इधर आइए, अब समझना। सबसे पहला पॉइंट, सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस V? एंड सर व्हाट इज दिस EMF जिसको आप E से लिखते हो? ध्यान समझना। EMF कुछ नहीं है बेटा, पहले मेरा वर्ड समझना। कोई चार्ज होगा बेटा, ये पूरी वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो हो रहा है। हाँ, जब ये करंट फ्लो हो रहा होगा तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है। हाँ सर, इस वाले पॉइंट से घूमकर इस वाले पॉइंट पर आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। तो जब ये चार्ज इस पॉइंट से जाकर इस पॉइंट पर जा रहा होगा तो किसी चीज को मूव कराने के लिए वर्क डन होता है। हाँ सर, वर्क डन क्या है? एनर्जी है, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो मेरे पास अगर सपोज करो यहां कोई एक चार्ज है Q, इस Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर घुमाकर लेकर आने के लिए मैंने कितनी एनर्जी लगाई है, मैंने कितना वर्क डन किया, उस चीज को कहा जाता है EMF। उस चीज को कहा जाता है EMF। लेकिन अब एक चीज समझना, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन सेम है, बस एक बारीक सा डिफरेंस है, बस एक बारीक सा डिफरेंस है। जब आप EMF निकालोगे ना बेटा, तो ये वायर वाला रास्ता तो आप ले रहे हो, ये वायर का रास्ता तो ले रहे हो, बैटरी का रास्ता भी लोगे। बैटरी नहीं भूल जाना, कभी बैटरी को भूल जाओ। आप क्या सोच रहे हो कि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां से आपने करंट को उठाया, यहां से चार्ज को उठाया, ये गया, ये गया, ये गया, गया 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 गया, अब यहां पर खत्म हो गया। आप सेल को भूल जा रहे हो ना, इस सेल के अंदर भी तो चार्ज मूव कर रहे हैं।
सेल के अंदर भी तो केमिकल है, उस केमिकल के अंदर भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हाँ, तो इस सेल के अंदर भी तो चार्जेस हो रहे होंगे। तो याद रखना ईएमएफ पूरे पाथ में होता है, चाहे बैटरी है या नहीं, बैटरी के अंदर भी इंक्लूडेड होता है, इसके अंदर बैटरी भी इंक्लूडेड की जाती है। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस में बस एक बारीक सा डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जाने में कितना वर्क डन हुआ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी को कंसीडर नहीं किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। तो आप ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल बताता है कि एक्चुअल में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ताकत है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी इंक्लूडेड नहीं होती है और ईएमएफ में पूरा रास्ता इंक्लूड होता है, बैटरी भी इंक्लूडेड होती है। समझना, ये है बस बेसिक सा डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहां बताएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वोल्टेज कितनी है। ईएमएफ इस पूरे रास्ते में बताता है कि पूरे रास्ते की वोल्टेज कितनी है, बैटरी के अंदर भी। समझे? तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ईएमएफ? तो ईएमएफ की मैं ऐसे लिखूंगा, मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो व्हाट इज द ईएमएफ? ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कितना वर्क डन हुआ है, कितनी एनर्जी हुई। इसमें बस यहां पॉइंट लिख देना, इंक्लूडिंग दिस बैटरी। याद रख लेना, बस यहां पर लिखना पॉइंट, इंक्लूडिंग दी बैटरी। बैटरी को भी इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, बैटरी भी आती है इसके अंदर। बस ये याद रख लेना। बस पोटेंशियल डिफरेंस भी यही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कितना वर्क डन हुआ है, बट इसमें बस सेम वही होगा, वर्क डन अपॉन क्यू होगा। बट इसमें क्या होगा बेटा? एक्सक्लूडिंग द पाथ ऑफ बैटरी, एक्सक्लूडिंग द पाथ ऑफ द बैटरी, पाथ ऑफ द बैटरी। बैटरी के पाथ को आप लोग क्या कर दोगे? एक्सक्लूड कर दोगे। यू विल एक्सक्लूड द पाथ ऑफ अ बैटरी, और इधर आप क्या करोगे? इंक्लूड कर दोगे पाथ ऑफ अ बैटरी पर। ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छा, ये चीज आपको यहां से पता चल गई। तो व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वर्क डन अपॉन क्यू हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी। अब मुझे सपोज करो इस चार्ज ने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस चार्ज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? डी डिस्टेंस। तो इस चार्ज ने जब डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इस चार्ज पर फोर्स भी लगी होगी। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब सपोज कर लो वर्क डन की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? एफ इंटू डी। डी यहां पर क्या है बेटा? कि चार्ज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और इस चार्ज को मूव कराने में कितनी फोर्स लगी है? एफ फोर्स लगी है। इस एफ फोर्स को एफ ई लिखोगे। व्हाट यू विल कॉल इट एज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इसको क्या बोलोगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैटेगरी में आप डालोगे। बस ये याद रख लेना। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये सिंपल सा पॉइंट आप याद रख लेना। तो आप इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलोगे। ये सिंपल चीज है जो आपको यहां पर याद रख ली है। ठीक है, अच्छा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक्चुअली ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां इसका फॉर्मूला आता है, बट अभी याद रख लेना। एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू कैपिटल ई। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? क्यू इंटू कैपिटल ई। ई इधर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इधर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्यू इधर क्या? चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है समझना, हम लोग पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, बट अभी समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आप कभी बेटा गए होंगे मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो स्टेशन पे ऐसे खंबा लगा होता है बेटा, और वो रेलवे ट्रैक ऐसे होता है, और यहां पर आपका प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म में यहां पर पीली पट्टी की लाइन लगी होती है, येलो कलर की लाइन लगी हुई होती है ना बेटा? तो ये कहा जाता है कि इस पीली पट्टी से दूरी खड़े रहे। ऐसा क्यों कहा जाता है समझना। जो भी होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक शेर है, तो उस शेर का इलाका होता है, ये शेर का इलाका है बेटा। ठीक है, क्लियर है? शेर का इलाका है। इस इलाके के अंदर अगर कोई आ जाए तो शेर उसकी बूटी बूटी खा जाएगा। ये शेर का इलाका है, शेर का इलाका है। ऐसे ही जब इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, ये 22 केवी की वोल्टेज होती है, 22 किलोवाट की होती है। जब इसमें से वोल्टेज फ्लो होती है, जब इसमें से करंट फ्लो होता है बेटा, तो इसके आसपास ना एक एरिया बन जाता है। इसके आसपास एक एरिया बन जाता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब इसके आसपास भी बिजली का एक्सपीरियंस है, इतनी हैवी वोल्टेज इसके आसपास भी है। बाई चांस अगर आप इसके एरिया के अंदर घुस गए तो ये आपको कैच कर लेगा, मैग्नेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक से कैच कर लेगा। तो वहां पर वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फील की जा सकती है किसी भी कंडक्टर के आसपास, किसी भी
करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो एरिया होगा उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये पीली पट्टी की लाइन क्यों कहा जाता है? ये कहा जाता है कि ये 22 केवी की जो इलेक्ट्रिक लाइन है जिस पर मेट्रो का स्टेशन चलता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इधर एरिया के अंदर तक लाइज कर जाता है। बाई चांस आप इसको क्रॉस कर आप रेलवे ट्रैक पर आ गए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे और ये पकड़कर आपको खींच देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आई? चार्ज के वजह से आई ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक फोर्स है जो आपको खींच रही है, एक फोर्स है जो आपको खींच रही है। और फोर्स किसके वजह से आई है? चार्ज के वजह से आई है। तो डेट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, तो Q इंटू कैपिटल E होगा, जहां पर Q की वैल्यू क्या होगी? चार्ज होगी। ये याद रख लेना। तो मैं यहां से वर्क डन को क्या लिख सकता हूं बेटा? तो वर्क डन को लिख सकता हूं Q, है ना, Q कैपिटल E इंटू डी अपॉन Q। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ जी। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं सेकंड इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं बोल रहा हूं पुट करो सेकंड को किस में पुट कर दो? फर्स्ट में पुट कर दो। जब इसको आपने इसमें पुट कर दिया तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये सारी की सारी चीज पुट कर दो। अच्छा सॉरी, यहां पर क्यू नहीं आएगा ना, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, क्लियर आ गई। तो ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, तो Q कैपिटल E इंटू डी अपॉन ये वाला Q। ये Q से ये Q कैंसिल हो गया, हाँ जी। तो यहां से E की वैल्यू क्या आ गई है? कैपिटल E इंटू डी। ये तो EMF हो गया। अब समझना सर, ये भी EMF का फॉर्मूला है, ये भी EMF का फॉर्मूला? ना बेटा, ना 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 बेटा, ना ना। ये है फॉर्मूला आपका EMF का, ये है फॉर्मूला आपका EMF का। तो सर ये E इंटू डी ये क्या है? तो याद रख लेना, ये जो E इंटू डी है ये है आपका V, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है बेटा? V, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, आप याद रख लेना, ठीक है बेटा। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सिंपल सा पॉइंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू आई है पोटेंशियल डिफरेंस की बोलते हैं। ये वैल्यू कब आई है बेटा? जब आपने बैटरी का इंक्लूडेड नहीं किया, बैटरी वाली चीज आपने हटा दी है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, आपने बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? E इंटू डी। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन Q। बस ये सिंपल सा पॉइंट आपने याद रखना है। आपने डेरिवेशन वेरिएशन, आपने एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ में बैटरी भी इंक्लूड की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी हटा दी जाती है। बस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितनी है। जैसे आपके घर में वोल्टेज आ रही है ना, आपके घर में वोल्टेज आ रही है, तो जब आपके घर में वोल्टेज जो आ रही है उसमें जनरेटर, जनरेशन जो हाउस है जहां बिजली बन रही है वो नहीं है। बैटरी इज इक्वल टू बिजली घर, बिजली घर की वोल्टेज नहीं है, वो वोल्टेज है आपके घर में जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, वो वोल्टेज ड्रॉप है। समझ में आया या नहीं आया? तो आपने बस एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? इस चैप्टर में फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस इस चैप्टर में फॉर्मूले याद होने चाहिए। V बराबर E इंटू डी, एफ ई बराबर Q इंटू ई, EMF इजिकल टू वर्क डन अपॉन Q, डेट्स ऑल, और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, फाइन। एफ ई क्या है? एफ ई तो क्या है? एफ ई तो क्या है? तेरी मौसी को मैं, मास्टर तेरे को समझ में नहीं आ रहा? तेरी मौसी हूं मैं। ऊपर देख क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी चार्ज के वजह से आने वाली फोर्स, क्योंकि चार्ज अट्रैक्ट भी करेगा, रिपल भी करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दिखाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी दिखाएगा। वो हूं मैं, मौसी नहीं हूं। ई क्या है? VEE इंटू डी में ई क्या है? ई क्या है तू? मास्टर अगर वो मौसी है तो मैं मौसा हूं, अगर वो मौसी है तो मैं मौसा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास भी इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन की जा सकती है, उसके आसपास भी बिजली का खतरा होता है। अभी मेट्रो का एग्जांपल दिया था, समझ में नहीं आता? मौसा हूं मैं,
ई ये है। ठीक है, सब चीज लिखी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है, सब चीज लिखी है। कैसी कैसी बातें करते हो, जब एक्सप्लेन कर रहा हो तो तुम्हारा दिमाग कहां होता है। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर करना। ईएमएफ ऑफ सोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। ईएमएफ ऑफ अ सोर्स will be equal to EMF of a source will be equal to the maximum potential difference will be equal to the maximum potential difference, ठीक है, will be equal to maximum potential difference, ठीक है, potential difference between its terminal, between its terminal, between its terminal when its two ends का मतलब क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी आर fill in the blanks, आर fill in the blanks, आर fill in the blanks। पहला, क्लोज्ड सर्किट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्लोज्ड है, ऑन है सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब ऑन है। दूसरा, ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ओपन सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा, बोथ। चौथा, नन ऑफ द अबव। दिमाग लगाओ और सोचो। जब मैंने आपसे ईएमएफ की बात करी है तो ईएमएफ के अंदर हमने क्या देखा था, ईएमएफ के अंदर पूरा रास्ता आता है, ये पूरा रास्ता, बैटरी वाला रास्ता भी इंक्लूडेड होता है। ये तो है ईएमएफ के लिए। और जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी है तो पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ हम ये रास्ता लेते हैं, ये वाला रास्ता, बैटरी को इंक्लूडेड नहीं करते हैं। तो आपसे कह रहा है मुझे ये बता दीजिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये इस ईएमएफ के बराबर कब होगा, ये E इस V के बराबर कब होगा। सर तब हो सकता है जब मैं बैटरी को हटा दूं, तब हो सकता है जब मैं बैटरी को हटा दूं। बैटरी को हटाने का मतलब क्या होगा, गधोर नालायकों निठल्लो, सोच समझ के आंसर देना। इतना सिंपल कर दिया तुम्हारे लिए, आंसर दो 30 सेकंड में। ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन कब होगी, फटाफट से मुझे बताइए। EMF of a source will be equal to the maximum potential difference between its terminal when its two ends, positive negative terminal of the battery, are open circuit, closed circuit, दोनों या none of these। ये व्हाइट वाली वैल्यू पिंक वाली वैल्यू के बराबर कब होगी, जब बैटरी हटा दोगे। बैटरी को हटाने का मतलब क्या होगा, जब बैटरी को हटा दोगे तो बैटरी को हटाने का मतलब क्या होगा। सोचो समझो फिर बताओ। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरे बच्चों तुम, अरे मेरे बच्चों तुम देखो कितने गधे गधे बच्चे हैं। क्लोज सर्किट का मतलब ऑन होता है, तुम्हें बैटरी हटानी है तो बैटरी को हटा दो। तो भैया ओपन नहीं करोगे क्या, इसको खोल दो। तुमने खोल दिया, बैटरी खत्म हो गई। तो जैसे ही तुम ओपन कर दोगे तब होगा। ओपन सर्किट करते ही ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाती है। ये कहां से आया हमारे पास, अभी तुमने देखा था, हमने प्रूफ क्या किया था, ई की वैल्यू ई इंटू डी थी, ईएमएफ की वैल्यू ई इंटू डी आई थी, और इसी को हमने ई इंटू डी बोल दिया था। तो भैया ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन वही है व्हेन, ठीक है, व्हेन टू एंड्स कैसे हो गए,
ओपन हो गए, तो मैंने V बराबर E इंटू डी लिखा था। वो क्यों लिखा था, ये है उसका प्रूफ। मैंने लिखा था V इज इक्वल टू E इंटू डी, उसका प्रूफ ये है। इसका मतलब V की वैल्यू जब बैटरी नहीं होगी, E जब बैटरी होगी, तो E V के बराबर कब होगा, जब उसके दोनों एंड ओपन हो जाएंगे। सो व्हाट शुड बी द आंसर। मैंने E को, ठीक है, मैंने ईएमएफ को E इंटू डी लिख दिया था और वोल्टेज को E इंटू डी लिख दिया था। तो जब मैं बैटरी को हटा दूंगा तब ये ईएमएफ ऑफ अ सेल वोल्टेज ऑफ अ सेल के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी व्हाट बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। समझे। तो मैंने ये लिखा वो चीज ये है। क्लियर और नोट। समझे या नहीं समझे। एक बच्चा कह रहा मजा नहीं आया, खुद ही आंसर बता दीजिए। हाँ, दोनों जीरो हो जाएंगे उस टाइम पे, बिल्कुल बेटा। ओपन सर्किट होते ही दोनों जीरो हो जाएंगे। तो आपने मेरा डाउट क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गया बेटा। समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, पेपर में आ सकता है। न्यू ईयर क्वेश्चन लिख लेना बेटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये। ठीक है, क्लियर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आ सकता है। चलिए, इतनी चीज में कोनो प्रॉब्लम, कोनो समस्या, कोनो दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। एक बच्चा कह रहा है मजा नहीं आया। तेरे घर में स्विच बोर्ड है? हाँ है। उसमें प्लग है? हाँ है। बिजली तो आती होगी? आती है। उस प्लग में उंगली डाल ली, आया मजा? आ गया। अब नहीं बोलेगा ना? नहीं सर। तो जिसको मजा नहीं आया, स्विच बोर्ड होगा, हाँ, प्लग होगा, हाँ, उसमें उंगली डालो और फिर निकालो, फिर आएगा मजा। हमारे अंदर आयरन नहीं होता, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड का असर क्यों होता है, सब बताएंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म की वजह से। ठीक है। ये कह रहा सर उंगली मोटी है। अबे उंगली मोटी नहीं है, तू मोटा है। खा खा को बर्गर ठूस, ये ठूस वो ठूस, उंगली तो बेचारी वही है, उंगली तो उतनी ही है। तू मोटा है, खा खा के मोटा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बेटा, डेट इज बिंग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं प्रतिरोध क्या है। आ जाओ बेटा समझो। देखो बेटा, आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स से डब्ल्यूबीसी होती है। हाँ, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराती हैं। आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं या नहीं होती? हाँ जी सर, हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। What these white blood cells gives you, this white blood cells just simply provides you the immunity to fight against the diseases, है ना? ताकि बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर, वायरस आपकी बॉडी के अंदर ना आए, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, वो उनको रोकती है आपके अटैक। ऐसा ही होता है वायर के अंदर, एक चीज होती है जो वायर को इम्यूनिटी देती है, जो वायर को इम्यूनिटी देती है, और उस चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। वायर के अंदर करंट जा रहा है, करंट को समझो वायरस और बैक्टीरिया की तरह। करंट को समझो, वायर के अंदर से करंट जा रहा है, इस करंट को समझो लाइक अ वायरस, लाइक अ बैक्टीरिया। ठीक है बेटा। अब ये वायरस और बैक्टीरिया इस करंट के अंदर चल रहा है,
ये क्या है बेटा, ये वायर है। इस वायर को आप समझो लाइक अ ह्यूमन बॉडी, इस वायर को आप समझो लाइक अ ह्यूमन बॉडी। तो अगर ये ह्यूमन बॉडी है वायर, तो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी भी होगी, यस और नो। और वो इम्यूनिटी किस फॉर्म में होती है बेटा, डब्ल्यूबीसी के फॉर्म में होती है। तो सर ये जो वायर है, इस वायर के अंदर यहां इम्यूनिटी किस फॉर्म में होगी, वो जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी होती है रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो जैसे डब्ल्यूबीसी वायरस और बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में नहीं घुसने देगी, ऐसे ही रेजिस्टेंस अपोज करेगा करंट का। दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, अपोजिशन। व्हाट इज रेजिस्टेंस बेटा, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। कि भाई ये जो वायर होती है ना, ये कभी नहीं चाहती मेरे में से करंट फ्लो हो, ये वायर हमेशा करंट को फ्लो करने से रोकती है, और वो चीज जो रोकता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, क्षमता, इम्यूनिटी, ये याद रख लेना, बस सिंपल सी चीज है, ये रेजिस्टेंस होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा उतना कम करंट आपका फ्लो होगा, और जितना लो रेजिस्टेंस होगा उतना करंट आपका ज्यादा फ्लो होगा। समझ रहे हो, उतना करंट आपका ज्यादा फ्लो होगा। समझना, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना कम करंट फ्लो होगा, जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा। ये सिंपल सी टर्म्स है, सिंपल सी कंडीशन है, ये आपको समझनी है, ये आपको याद रखनी है। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम था ओम बाबा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। सो व्हाट इज इट्स यूनिट्स, इट्स यूनिट इज ओम। So what is its units? Its unit is ohm. सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, सिंपल सा कंडीशन है जो आप करते हो। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट की वैल्यू कैसे होगी बच्चे, ज्यादा होगी। सिंपल सा याद रखना, बस यही है रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब इसी में एक चीज समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना, हम लोग अब पढ़ेंगे ओम्स लॉ। वी विल डिस्कस ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या होता है समझना बच्चे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बैटरी है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से। यहां मैंने फॉर एग्जाम्पल एक स्विच लगा दिया, ये मेरे पास क्या है बेटा, एक बल्ब से कनेक्शन मैंने यहां पर दे दिया। अब बाई चांस मैंने इस स्विच को क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है, और वंस आई ऑन दिस स्विच, तो इसमें से करंट क्या होगा बेटा, आई करंट आपका फ्लो होगा, यस और नो, आई करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट, यस और नो, हाँ जी। ये कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये कैसा टर्मिनल है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, हाँ जी सर। अच्छा मुझे एक चीज बताना बेटा, फॉर एग्जाम्पल अभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि बेटा इस पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बीच में एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, इन दो पॉइंट के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है ना। ये बैटरी के बीच वाला रास्ता नहीं लिखा था, बैटरी के बीच वाला EMF में आता है। तो सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास है 2 वोल्ट, कितना है बेटा, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। अब एक दूसरी कंडीशन में मान लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V डैश। फॉर एग्जांपल कितनी हो जाती है, 10 वोल्ट हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना हो जाता है बच्चे, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट हो जाता है। अब एक कंडीशन और समझना, V का मतलब इधर क्या बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप समझ लेना कितनी है, 50 वोल्ट। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 50 वोल्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताना बेटा, जब ये 2 वोल्ट होगी तो करंट कैसा फ्लो होगा, कम फ्लो होगा। करंट कैसा फ्लो होगा, I1 मान लो करंट फ्लो हुआ। जब इसकी इतनी वैल्यू है मान लो करंट I2 फ्लो हुआ। जब इसकी इतनी वैल्यू है तो इसका मान लो करंट कितना हुआ, I3। आपने इधर से क्या देखा, V डैश V डबल डैश। आपने देखा कि V डबल डैश बड़ा है V डैश से और सबसे छोटा ही है। इसके लिए आपके लिए क्या है बेटा, करंट की वैल्यू I3 है। इसके लिए आपके लिए करंट की वैल्यू क्या बच्चे, I2 है। इसके लिए आपके लिए करंट की वैल्यू क्या बच्चे, I1 है। अगर ये वोल्टेज ज्यादा है बेटा तो इस वोल्टेज में करंट भी तो ज्यादा फ्लो होगा, हाँ सर। इसमें ऐसा कंडीशन होगा, हाँ। तो आप यहां से क्या कह रहे हो, आप यहां से कह रहे हो कि जो वोल्टेज है सर वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही है आपका ओम्स लॉ, यही है आपका ओम्स लॉ। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दोगे तो यहां क्या आ जाएगा, I इंटू आर। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, दिस इज योर ओम्स लॉ। R इधर क्या रेजिस्टेंस है जो फ्लो, करंट के फ्लो को रोकेगा। सिंपल सा पॉइंट याद रख लेना, जो करंट के फ्लो को सिंपल सा रोकेगा ये। अगर मेरे को इसमें ग्राफ बनाना है, इफ आई हैव टू पुट अ ग्राफ विद हियर, कि भाई कितना ग्राफ बन रहा है, किस तरीके से ग्राफ चीजें बन रही हैं,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इधर करंट लगा दिया, इधर वोल्टेज, तो अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। जो मटेरियल ऐसा ग्राफ फॉलो करते हैं, उन मटेरियल्स को आप क्या कहोगे बेटा, ओमिक मटेरियल। तो अगर मैं ओमिक मटेरियल की बात करता हूं, तो ओमिक मटेरियल्स वो होते हैं जो आपके फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं बच्चे, जो आपके फॉलो कर रहे हैं ओम्स लॉ को। इफ अ मेटेरियल इज बीइंग जस्ट फॉलोइंग द ओम्स लॉ, दैट बीन कॉल्ड एज ओमिक मेटल। ओमिक मेटल के लिए स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ने से जिनका करंट नहीं बढ़ रहा है, लाइक सेमीकंडक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, वहां मैं आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं या इंसुलेटर्स जो होते हैं, वो नॉन ओमिक नेचर में होते हैं, इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है उनके अंदर। और जितने भी मेटल्स होंगे, वो मेटल्स जनरली ओमिक होते हैं। सो मेटल्स आर ओमिक, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है, ये नॉन ओमिक में आते हैं। आई होप यहां तक इतनी चीज क्लियर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बताइए। फीलिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो बेटा, इस चैप्टर को फील करके पढ़ना, समझ के पढ़ना, रट्टा मत लगाना। सब कुछ इमेजिनेशन बेस्ड है। फील करोगे तो चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए ये चैप्टर। अगर ये चैप्टर घुसेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घुसेगा, तो मैग्नेटिज्म घुसेगा। इस चैप्टर का रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। मैं बहुत स्लो करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। गॉट इट और नॉट? फील करके पढ़ना बेटा। क्लियर? डन? सर इन सब का पिक भी होगा? हाँ बेटा कराऊंगा। एक बच्चा कह रहा है सर बाउंस जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चे कि 100 के 100 को समझ में आएगा। नहीं, तुम्हारे जैसे और भी भाई होंगे इस क्लास के अंदर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। तुम अकेले नहीं हो। आपने घबराना नहीं है, आपने अपने दिल को थाम के बैठना है। तुम अकेले नहीं हो जिसको समझ में नहीं आ रहा, और भी हैं इस क्लास के अंदर। तो बेटा, अगर इस क्लास में 100 बच्चे हैं तो सारे के सारे अफसर बन जाएंगे, तो मेरे जैसा टीचर कौन बनेगा? तुम बनोगे। हम सब बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे तो टीचर कहां से बनेंगे? तो कोई टीचर भी तो बनना चाहिए मेरी तरह, तो वो भी तो बनेंगे। कोई बात नहीं है बेटा, नहीं आ रहा अच्छी बात है समझ में। शंट सिमिलर टू रेजिस्टेंस, अभी शंट वंट पे नहीं जाना, अभी शंट वंट पे नहीं जाना, ठीक है? अभी शंट वंट पे नहीं जाना, ठीक है? क्लियर है? मैं तभी तो बोल रहा हूं, आप भी तो नहीं बन पाए। मैं भी तो ऐसे ही था, मुझे भी तो क्लास में समझ में नहीं आता था। मैं भी तुम्हें बताया था ना, सेशनल में फेल हुआ था। मैं पास हो जाता तो मैं भी अफसर बन जाता फौज में। मैं वही तो कह रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा ही हूं बेटा। मुझे भी समझ में नहीं आता था क्लास जब पढ़ाता था, टीचर पढ़ाते थे, नहीं आता था, नहीं आता था। फिर हम टीचर बन गए, जिनको आता था वो आईएएस आईपीएस फौज के अंदर ऑफिसर्स बन रहे हैं। तो मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम मुझे अपना फ्यूचर समझ सकते हो। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर संडे में, कल क्लास होगी भाई तुम्हारी, ठीक है? और संडे में जितनी टॉपिक आपकी बची हुई है वो सब कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है, चलिए। नहीं सुनने का जरा बेटा, समझ में आएगा। एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा। आप दिमाग ही नहीं लगाना चाह रहे हो, ठीक है? क्लियर है? हाँ, डाउट देखते हैं। कल संडे में क्लास होगी, कल जितना बचा हुआ पोर्शन है सब कराएंगे। सर रेजिस्टेंस कैन बी जीरो और नॉट। क्या रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है किसी बॉडी का? ऐसा नहीं होता। इस दुनिया के अंदर कोई भी अगर चीज है,
अगर बेटा आपने रेजिस्टेंस जीरो कर दिया, वोल्टेज इनफाइनाइट हो जाएगी, और वोल्टेज कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इस दुनिया में कोई भी चीज है, एक छोटे से मच्छर से लेके, छोटे से चींटी से लेके, छोटे से प्लास्टिक से लेके, सबका इम्यूनिटी होती है, सबकी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है बेटा, चलिए। लव कुश ठाकुर कह रहे हैं सर मैं हिंदी मीडियम से बोर्ड एग्जाम दिए, इंग्लिश मीडियम कैसे करे? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसको फील करके करना। सर ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में कंफ्यूजन। ओपन सर्किट मतलब कनेक्शन हटा दो, बैटरी को हटा ही दो, बैटरी को हटा दो ना। क्लोज मतलब बंद कर दिया। विक्रांत सर एक क्वेश्चन है, आई थिंक इलेक्ट्रॉन मूव वेरी स्लोली थ्रू अ कंडक्टर विच मींस उसकी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मिलीमीटर पर सेकेंड है, देन हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप ऑलमोस्ट इंस्टेंटली व्हेन वी स्विच इट ऑन? प्यारा क्वेश्चन है, बताऊंगा आगे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाएंगे वहां पर बताऊंगा। ठीक है सागर, चलिए। सर कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, क्लियर है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट है आर कांस्टेंट होगा क्या? हाँ जी सर, ये थोड़ा समझाइएगा सर। बेटा बैटरी को हटा दो ना, बैटरी को हटा दिया तो ओपन कर दिया ना, बैटरी नहीं चाहिए हमें, बस सीधी सी बात है। बैटरी हटा दी मतलब ओपन, बैटरी है तो क्लोज्ड, ऑन, बस ऐसे फील समझो ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? आगे आएगा बेटा, एसपी नाना। स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस को बता रहा है क्या? स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस, अरे स्ट्रेट लाइन तार है बे, अबे तार है ये तार। अच्छा इधर जो कह रहे हो, हाँ ये तो रेजिस्टेंस को तो बता रहा है। ये क्या है? स्लोप ऑफ अ कर्व, तो वी अपॉन आई आर ही तो होता है, वाई अपॉन एक्स। ये ग्राफ में नहीं पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस ही तो बता रहा है। यस, बहुत बढ़िया। वोल्टेज पर चार्ज स्पीड इंक्रीज है या नंबर ऑफ चार्ज? वोल्टेज इंक्रीज तो चार्जेस विल इंक्रीज, चार्जेस विल इंक्रीज तो स्पीड विल। सर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? हाँ ये अच्छा पूछा है, ये बताऊंगा ऋषि। ऑर्डिनरी करंट और कन्वेंशनल करंट में आपको बताऊंगा। ऑर्डिनरी करंट और कन्वेंशनल करंट में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल बता तो दिए थे सर, फॉर्म फिल हो गया है, मिठाई बांटो। इज ओम्स लॉ वैलिड फॉर एट एनी टेम्परेचर? वी विल डिस्कस। व्हाट इज किरचॉफ लॉ? वी विल डिस्कस। रेस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम गोरखपुर सर, थैंक यू वेरी मच। करंट को फ्लो करने में अपोज क्यों करता है? जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, वायर नहीं चाहता है मेरे में से करंट फ्लो, वायर गर्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, इसलिए। रेजिस्टेंस को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पिन पर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज रियोस्टेट? वी विल डिस्कस इट। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताया था अभी, दोबारा जाकर देखिए। इसमें 12th का पूरा सिलेबस करवाएंगे आप सर, प्लीज करवा दीजिएगा, क्योंकि 12th की भी चिंता हो रही है, बिल्कुल करवा देंगे। तो राज सर अगले संडे तक आ जाएंगे ना? हाँ जी सर। इसमें रेजिस्टेंस की डायमेंशन बता दीजिएगा, बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी। विक्रांत सर इतना इजी आता है का? टफ भी आता है, तो हम खून के आंसू भी रुलाएंगे। होलसम पेशेंस। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 5 करवा दो प्लीज। कौन सी डीपीपी नाम बताओ, बिल्कुल करवा देंगे। लॉयन का इलाका नहीं होता है, पूरा का पूरा जंगल होता है। ओ माय गॉड, सॉरी सर, मैं बोर्ड का सर्टिफिकेट नंबर करेक्ट करता हूं जब करेक्शन का डेट आएगा तब। ओके बेटा, तो जब आपका ब्याह हो जाएगा ना, तो मैं कंकर खेड़ा आऊंगा और चाची से आलू के पराठे मंगवाना, तो दोनों चाचा भतीजे खाएंगे। ठीक है चाचा? लपड़ ना खिलवा दो, लपड़ ना खिलवा दो, ये तेरा डाउट है? तुझे तो मारेगी मारेगी, साथ में मुझे भी मारेगी। चल एक काम करना, जब तू आएगा तो महंगा सा गिफ्ट भी लेके आना। हाँ ऐसे मत आना, खाली हाथ मत आना। ट्वेल्थ के इनसाइट एडमिशन की बुक में क्वेश्चन एनफ रहेगा? हाँ जी रहेगा। ईएमएफ ओपन सर्किट में होता है? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट में होता है? हाँ जी बेटा बिल्कुल, यही कह सकते हो सर। ये विभवांतर विद्युत हाँ बिल्कुल, हिंदी में इसको यही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सर, मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा साइबर कैफे से, और खुद से भी ट्राई कर लिया, बट एवरी टाइम इट इज इंटरनल सर्वर एसेस। बेटा इंटरनेट वीक है भैया, इसमें सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। ईएमएफ नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव, हाँ अपोजिट सेल। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में रिलेशन क्या है बता तो दिया। आई इज इक्वल टू एन की अपॉन टी होता है, क्यू क्या है? चार्जेस है। सब्जेक्ट बता दो जो एनडीए वास्ते पढ़ना है, क्योंकि सारे नहीं पढ़ सकते हैं। साइंस पढ़ो,
इंग्लिश पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो। सब्जेक्ट बता दिए। पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, हाँ हो सकता है। आप सीरियल वाइज लिखा करें, जहां तक नहीं नोट्स बनाए ने प्रॉब्लम होती है। ठीक है बेटा। हाँ, न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला। ठीक है। मेरठ की मास, चुप रहे, अपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उल्टी कर रखती है। सही लिखिए बेटा। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या से, हाँ, डेट मीन्स करंट इज डिपेंडेंट टू रेवोल्यूशन, हाँ जी। या चार्जेस घूम रहा है क्या, हाँ। आपने सारे एग्जाम दिए हैं तो फिर आज आप यहाँ क्यों हो? आई इजिकल टू अपॉन टी आपने क्यू अपॉन ई लिख दिया है। कैसे लिख दिया है? आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी, वही तो लिखा है। जलवा हमला हुआ था हम पे ब्लेड से। चलिए। चलिए, बैकलॉग कैसे कवर करूं? पढ़कर। कल क्लास होगी संडे में। सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम होता है बेटा? कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मतलब। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, जहां रहिए मस्त रहिए, बढ़िया रहिए। जय हिंद, तगड़े रहो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सब बगैर। बाय बाय, बाय बाय गधो। पढ़ाई कैसे करे, किताब फाड़ के।